और इस चीज़ को दिस आइडिया गेट्स रीइंफोर्स्ड कि आफ्टर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स पढ़ें, they went and looked at the constitution, they traveled to different countries to study their constitution, they read constitutions और अक्सर इस बात का जिक्र हुआ करता था कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट्स लिखा है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको they asked people can pay a kind of tax which will go to the religion of their choice और उस इंस्टीट्यूशन को जाएगा। तो ऐसे अक्सर बातें होती थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये है वगैरह। But the point I want to make is that whenever we think of this kind of thing, कि ये तो imitative है, अब derivative discourse को आप जानती हैं, जैसा टीचर्स आपने बताया होगा कि पांडु चैटर्जी यूज करते हैं ना derivative discourse, उसका थोड़ा सा माने अलग है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि नेशन स्टेट का एक मॉडल था, मॉडर्निटी का एक मॉडल था, वही हमने अपनाया, तो शायद उसकी भी थोड़ा सा इसमें इनडायरेक्टली बात हो। तो आई थिंक दिस imitative thing or the fact कि इसमें नया क्या है, whenever you think about it in along these lines, then we miss the main point. We miss the fact that there was a very unique and distinct vision. वो विजन किस हद तक पूरा स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद पूरी तरह से हम उसको जी पाए, that's a question mark. But certainly there was an endeavor to think differently, to think about our own society, our own experience, and then think of what kind of constitution or a framework we want. तो after all अगर आप डेमोक्रेसी, इलेक्टेड डेमोक्रेसी कर चाहते हैं और फिर आपने सोचा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली जाए, तो एक एक्सटर्नल ढांचा जो है इंस्टीट्यूशंस का वो तो सेम ही रहेगा जहाँ भी आप जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है जिस तरह से वो काम करती है, मगर उसके पीछे आपके इंस्टीट्यूशंस किस तरह से, व्हाट इज द अंडरलाइंग वैल्यू, क्या विजन क्या है, जब आप उसके ऊपर सोचेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ शायद यहाँ पे कुछ और, कुछ अलग, कुछ फर्क था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टुडे एंड नॉट ओनली फॉर अस टुडे, मैं तो समझती हूँ कि दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। And in one phrase, if I were to say what is distinctive, it would be only the first half of the title, that we are secular and plural. Secular और plural अलग अलग भी आप कर सकते हैं, अक्सर हम सोचते हैं एक ही चीज़ है, secular है तो plural भी है, पर and शब्द बहुत जरूरी है यहाँ, तो उसके ऊपर मैं ज़रा तवज्जो चाहूँगी कि think about it, it is secular and political, which is very very significant here that we should be thinking about. आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ है, सेक्युलर तो बहुत सारे कंट्रीज हैं और थे उस वक्त भी, many western democracies had seen themselves and called themselves to be a secular democracy. और फिर हमने ये शब्द इस्तेमाल भी कर लिया 42nd अमेंडमेंट के बाद, it became part of the preamble of the constitution, और इसके बाद बहुत सारी चर्चा भी हुई। You remember all the big discussions around it, secularism out of place in India. ये मदनता था कि जिस तरह के हमारे धर्म हैं, which cover all aspects of our life, they cannot be bifurcated इस तरह से कि स्टेट का होगा ये हिस्सा प्राइवेट डोमेन में जाएगा। और उसके बाद और भी कई चर्चाएं हुई, बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सेक्युलरिज्म की बात हुई, फिर डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म की बात हुई। I don't want to discuss those things, क्योंकि वो तो आप जानते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या कहते हैं। But I want to say to you this, कि these representations of secularism miss out one important thing, so that is the element which has to come and you. Because to me, जब भी ये डिबेट होती है सेक्युलरिज्म के बारे में, बार बार एक चीज़ सोचने को मजबूर होते हैं हम, वो ये है कि why was the term secular not included in the preamble right at the outset? In fact, there is no debate around it. ये नहीं कि डिबेट हुआ, पीपल सेड नहीं होना चाहिए, उसको ड्रॉप कर दिया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं हुआ। So this is a puzzle. Why is it that they did not think in terms of including formally, क्योंकि
freedom, equality, justice, fraternity, रिपब्लिक, ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई और इंक्लूड हुई। सेक्युलरिज्म नहीं हुआ, कुछ चीज़ें होती रही। वन मेंबर लोकनाथ मिश्रा थे शायद, और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कॉरिडोर में आई कीप हियरिंग दिस विस्पर दैट वी आर अ सेक्युलर स्टेट। क्या, क्यों? तो ही एक्सप्रेस सम एंजाइटी, पर कोई खास डिबेट नहीं हुई। और इंटरेस्टिंग थिंग तो ये है कि जितने भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने शुरू में, which became subject of discussion, whether it was Munshi, Rao, Ambedkar, all of them had this clause, state shall have no religion of its own. सभी में था, it shall not align itself with any religion. तो कुछ secular elements already were present there, it was very much part of their imagination. In fact, when the issue of separate electorate came up, the old statement by Sardar Patel was that we will be undermining the secular framework of our democracy if we accept this. तो secular तो उनकी imagination में था, but the puzzle is why did they not want to put it in the preamble? तो आप कह सकते हैं कि ये तो इतना स्पष्ट था, उसको लिखने की क्या जरूरत थी? तो फ्रीडम भी स्पष्ट था, इक्वालिटी भी थी, मगर इसको नहीं था। तो मेरा ये सोच मैं सोचती रही, तो इसमें मैं आई रीच टू काइंड्स ऑफ कंक्लूजन्स। वन इज दैट देयर वाज a sentiment which you might say they thought of secularism very differently, और उसके बारे में कुछ anxiety थी। Two most common ideas at that time which came up around the concept of secularism is A, it is against religion। तो बाद में आप कहते रहे कि नहीं, ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, वो सही नहीं था, मगर उस टाइम ये सेंटिमेंट था दैट इट इज़ एंटी रिलीजन। मगर उससे भी ज़्यादा जरूरी एक और चीज़ थी, उन्होंने कहा, आई थिंक ऑफ महात्मा गांधीज इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द मूवमेंट, though he is not in the Constituent Assembly, but his presence outside and Rajendra Prasad inside the Constituent Assembly, सभी का ये मानना था कि that you have to think in terms of certain moral principles in which the law of the land should be anchored. तो जब पंडित नेहरू ने objectives resolution शुरू किया, पेश किया, he presented it outlining the major framework for the constitution, उसी में राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा कि मेन चीज़ तो ये है कि देयर हैज टू बी मॉरल लॉ टू विच एवरीथिंग शुड बी सबऑर्डिनेटेड। अगर मॉरल नॉर्म नहीं होगा तो आप लॉज किस बेसिस पे बनाएंगे? सो देयर वाज दिस आइडिया दैट यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ द मोर पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ रिलीजन, और जो सोचते थे कि सेक्युलरिज्म में शायद नहीं है। बात ये नहीं कि उनकी सोच सही थी क्या गलत थी, ये नहीं है, बट देयर वाज दिस एंजाइटी। मगर मुझे लगता है कि ये अगर एंजाइटी थी तो उसको they could address it, because so many people felt so strongly that religion should not be the basis of disadvantaging anybody or creating a form of discrimination on the basis of religion. They could have argued and put this concept in the preamble, but they didn't do it. And I think they didn't do it because for them this principle was as important as plural. That was perhaps equally important, and the two had to be in harmony with each other. तो ना ही plural शब्द आया, ना ही secular आया, but they were really the peg around which the whole thing was anchored. And this is the second thing that I wanted to mention. And this is something which is very distinctive about India, that it wants to think of no discrimination on religious grounds, and see what does it mean for a society in which there are people belonging to different religious communities. ये दो नजरिए कैसे इकट्ठा लाए जाए, and what do they require? And I want to deviate a little bit to say, I use the word distinctiveness इसलिए कि this gives us an occasion to say how do you look at what is distinct and what is unique. अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि कोई चीज़ ऐसी ऑथेंटिक हो जो किसी के पास ना हो, हमारे पास है, वो ही डिफरेंट है। अगर हम इंडियन की बात करें, कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसी निराली चीज़ जो इंडियन है, जिसका जैसे
कि जैसा कुछ और है नहीं कि नहीं है, ना था ना है। मगर ये नज़रिया थोड़ा सा हमें दोबारा उसके ऊपर विचार करना होगा, क्योंकि दिस आइडिया देयर इज़ अ पास्ट, इट हैड सम आइडियाज़ एंड वैल्यूज, स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, और ये जैसे कंटिन्यूअस लड़ी है टू द प्रेजेंट, जिसमें कोई चेन ब्रेक नहीं है, एक के बाद एक ही दिशा में चला जा रहा है, एक ही तरह से, एक ही जैसा, जैसे आपकी सुंदर सी ये मालाएं हैं, एक ही फूल एक जैसे ही लगते हैं। तो ये लगता है कि इट इज देयर इज अ कंटिन्यूटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड वी शुड सी इट एज अ कंटिन्यूटी, नॉट जस्ट कंटिन्यूटी बट सर्टेन सेमनेस। The cultural-logical vision, which is what I call a cultural-logical framework, is extremely limiting. It's limiting because it doesn't understand the relationship between past and present adequately. अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है सोशल साइंसेज में, that we are historical beings. We see ourselves as people located in history. तो उसका क्या माने है? I think when you talk about a historical perspective or being embedded in history, तो जाहिर है आपका past आपके संग है हर वक्त. Only difference is that past which is with you is already interpreted, and that past is different for the next generation and the next generation. उसमें continuity भी है पर difference भी है. So it is not static. इसीलिए it is not surprising, कहते हैं ना जैसे वो बहती हुई नदी के अंदर पैर रखते हैं, वैसा things are changing, but there is also continuity, but there is also difference. The historical perspective is important for us in social sciences because it draws our attention to this dimension. Seamless continuity भी नहीं है, total rupture भी नहीं है, जैसे revolutionary change. कभी कभार ऐसा भी होता है, मगर अक्सर this is what it means to be embedded. ये शब्द कहते हैं कि embedded human beings. और कम्युनिटेरियनिज्म की बात हो रही थी, जो कम्युनिटेरियनिज्म पे गए पढ़ते हैं, तो उनका माने नहीं पता क्या है, कि वो तो हमारे से थोड़ा सा फर्क है, मगर एम्बेडेड का एक हिस्सा ये है that you are embedded because you are connected with the tradition, but every generation is not connected in exactly the same way, and every person is not connected in exactly the same way. हर वक्त थोड़ा बहुत इनोवेशन, मैं इनोवेशन ही कहती हूँ, चलता रहता है. मेरा सबसे कॉमन उदाहरण, मेरा प्रिय उदाहरण ये है कि अगर आप कभी सभी जाते हैं कभी ना कभी, यू गेट इनवाइटेड टू मैरिजेस, तो पहले एक बार परंपरा की किस तरह के कपड़े लेने चाहिए, ठीक है, संगीत की लाभ हो जाए, गुलाबी हो जाए, फिर धीरे धीरे लाल हुआ, उसका बॉर्डर हरा हो गया, उसका नीला भी बॉर्डर हो जाए. थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, हर व्यक्ति करता है, हर जनरेशन करती है. So we have to think of it that it's not that you are ever disconnected with everything. कि अब हमें जान के सोच के बैठ के कुछ ऐसा ढूंढना है कि तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे. हम हिस्टोरिकल बीइंग हैं, हम एम्बेडेड हैं, ये हर व्यक्ति की शुरुआत है. There is already something which we have received from a young age to the present age. But what this generation is receiving and seeing as their past is different from what we have received. क्योंकि ये deconstruct होता रहता है, and that's why we're concerned about those kinds of construction and deconstruction. But keep in mind that when we are looking for difference, कुछ ऐसी चीज़ ना ढूंढिए, जैसे कि मैं भी हर एक आदमी से अलग होना चाहता हूँ, तो हाइडेगर ने कहा ना, सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी की ऐसा मेरा मार्ग हो जो कोई पहले चले ना हो, तो उसमें तो क्राइसिस है इंडियन. क्योंकि क्या कोई हमारी इतनी बिलियन पॉपुलेशन इतने अलग अलग माँ बाप होंगे, डिफरेंस ऐसा चीज़ नहीं है. डिफरेंस आपको अलग नज़रिए से देखना होगा, तो उसमें किस तरह से आप थोड़ा सा बदलाव लाते हैं. सेमनेस भी है, उसमें अंतर भी है. आई वांट टू गिव अनदर डायमेंशन ऑफ दिस आइडिया, और वो ये कि सोचिए, ये भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आता है कि अक्सर आप सोचते हैं कि इतिहास जो है हमने हिस्टोरिकल एजेस का है, प्राचीन काल, मध्यम काल, जिस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अंत हुआ, कौन इसमें आया, क्या हुआ, उसका नहीं पता. बट जनरली वी थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल एज एज हैविंग वन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल. कुछ वैल्यूज वहाँ पे हैं जो इस तरह से फैलती हैं कि वो उस
समय के पहचान बन जाती है. So when we think of modernity, you can't but think of the fact that we are taking of freedom as individual choice. तो आप किसी से पूछें, and this is now in an urge and aspiration across the world. जहाँ पे भी आप हैं, you are thinking in terms of the value of freedom because we are living in this time. आप उसको कह सकते हैं कैपिटलिज्म के बाद आया, टेक्नोलॉजी के साथ आया, कुछ भी कहें, but there is an organizing value which gets given a certain privileged position compared to others. और हमारे समय का मॉडल टाइम का है फ्रीडम, अलग अलग तरीके से फ्रीडम जो है इसमें इंडिविजुअल इकोनॉमी है, चॉइस है. और दूसरा आइडिया आया नेचुरल इक्वालिटी. अक्सर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वी गो बैक टू बिग टाइम. वो सोचते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं ना, तो कहते हैं कि वहाँ पे देखें, वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई. बट दैट आइडिया रिप्रेजेंटेशन की बात है. दे बिलीव इन द फंडामेंटल इनइक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. Human beings are by nature unequal. That is why you have slavery. That is why you don't give equal rights to women, to people who are conquered, वगैरह वगैरह. So they believe in natural inequality. और हमारा शुरुआत क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में? Natural equality. Already you can see the idea of democracy is there, but there is a difference. The historical perspective बार बार हमें कहता है कि देखिए उस समय और इस समय में क्या अंतर है, वो डिफरेंस क्या है. और अब हम दूसरे टाइप का डिफरेंस लेंगे, तो इसलिए यू शुड नॉट बी पजल्ड. हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने स्वराज की भी बात की, और अक्सर वही स्फीयर विद फ्रीडम लिबर्टी की बात करते हैं. Use these terms interchangeably because they are sharing some of that aspiration, which is now becoming what I will call a historical universal. हमारे historical climate has an appeal which is very wide and captures something which we regard to be important and desirable. तो जब मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर इंडिया को आप इंडियन डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं, I don't necessarily need to think in terms of ऐसा टर्मिनोलॉजी हो, शब्द हो जो हमारा हो या हमारी भाषा में हो. उसका उसके पीछे आइडिया क्या है, उसको आप खोजने की कोशिश करें. और इसी नज़रिए से देखते हुए ये कहा कि सेक्युलर, शायद पहले और भी लोग थे, जब हम सेक्युलर एंड प्लूरल इकट्ठा किए तब हमने एक अलग नज़रिया दुनिया के लिए पेश किया. दैट दीज टू आइडियाज need to be connected. क्योंकि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज थी, जो अब सेक्युलर बन रही थी, they lived in an environment of religious homogeneity. Dissenting religions को कोई rights वगैरह नहीं थे उसको, और धीरे धीरे उसके लिए लड़ाई करने लगी. They do not regard pluralism as a value that has to be acknowledged. Religious pluralism or cultural pluralism to be important. हमारे यहाँ ये सोचा गया कि we want to have no religious discrimination, no discrimination on grounds of religion, but we must also think that we are a religiously plural society. और ये जो इसका टेंशन का, क्रिएटिव टेंशन के कुछ भी कहें, मतलब ये दो चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयोग जो था, that is what is distinctive. And this is, उसको आप कहेंगे कि प्लूरल शब्द भी क्या हमारी भाषा में शायद है, सेक्युलर तो नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. सोच अलग, एक कि हम किसी को रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और दूसरा कि वी वांटेड टू बी इन अ सोसाइटी व्हिच इज प्लूरल. और दोनों चीज़ों को किस तरह से इसका तालमेल किया जाए, यही बार बार बात होती है. एंड आई वांट टू से, often we say that the two things are not the same. Secular और plural होने में कोई अंतर नहीं है. हम तो इंडियन सेक्युलरिज्म ऐसी है कि वो प्लूरलिज्म को मानती है. ऐसा है कि कभी कभी हमें इन दो कॉन्सेप्ट में अलग अलग करके देखना चाहिए. Secularism focuses on individual rights. It talks about equality of individuals. Same treatment to all persons irrespective of your religion. और pluralism में हम बात करें how to treat people belonging to different communities as equal.
अभी टाइम नहीं है ये कहने के एज इक्वल का क्या माने हो सकता, ये नहीं कि 2 गज जमीन आपको दी तो उसको भी देनी है, ऐसा नहीं। किस तरह से ऐसा किया जाए कि किसी को ज़्यादा डिसएडवांटेज ना हो, अननेसेसरीली एक्स्ट्रा बर्डन किसी एक कम्युनिटी को ना हो। तो ये दो नजरिए थोड़े अलग अलग थे, टू ट्रीट पीपल एज इक्वल एंड टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज एज इक्वल, ड्रॉपिंग a special consideration which is very important. If article, and I want to just illustrate it, if article 14 and 15 focus on what is traditionally referred to as secularism, that there will be no discrimination on grounds of ABCDE. 25, 26, 29, 30 were all focused on pluralism. हालांकि यहाँ पे भी बैलेंस है. 25 is right to profess, propagate and practice faith. Right is given to every person, not to community, to every person. देखिए किस तरह से उन्होंने, मगर ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए? प्रोफेस वो तो सभी को चाहिए. Propagate, Christians and Muslim community wanted that to discuss more thing about conversion. Practice शब्द ये मुंशी सिस्टम, यहाँ पे भी कम्युनिटी का नजरिया रखे किस तरह से बैलेंस करके, बैलेंस आप कह सकते हैं कि अलग तरीके से बैलेंस होना चाहिए. Not even these phrases which appear to be part of a secular thinking are actually thinking of people belonging to different communities and how do we balance their interests. Munshi's framework was the Hinduism doesn't have a text, so they are known by their practices. So practice करने का क्यों होना चाहिए? तो practice शब्द होना चाहिए. So I want to say this was actually part of the pluralism paradigm. How to be pro diversity. तीनों को accomplish किया. मगर वहाँ पे भी you wanted to balance it with secular concerns of individual rights. तो सब clause में वो आ गया. Nothing in the above article shall prevent the state from making whatever for the welfare of women, etc. Because there is a lot of concern about it. So हर जगह, because otherwise you say ये क्या है fundamental rights? एक तरफ से right मिलता है, दूसरी तरफ से ये limitation आता है. But this was their way of trying to reconcile and place concerns of secularism along with a pro-diversity framework. G for 20 and 30 दूसरी तरफ, another more unusual example of the balance. We know Article 25 when it was discussed and agreement was reached that personal laws will continue in independent India. Personal laws in this case बनाई गई, this was reference to pluralism. Legal pluralism होगी, अलग-अलग समुदाय के लिए अलग-अलग personal law है. मगर there was then a lot of debate if this should become a fundamental right or no. This was not accepted as a fundamental right. It was conceded that it will be protected, but not as a fundamental right, because there was a secular concern that there may be need for change, there is demand for change, and let that change come about. But ideally that change should come from the communities and so on and so forth. तो ऐसे मैं उदाहरण नहीं दे सकती कि where they try to think in terms of this balance. मगर शायद बहुत कम है. So let me say just one last thing. Why am I talking about it today? This secular pluralism. क्यों इसका जरूरी है? आपको मालूम है that long before secular term came into the preamble of the Constitution, the Supreme Court had made it part of the basic structure of Indian Constitution. Basic structure declared program. But I regret the fact that they saw secularism as the basic structure, but not pluralism. Pluralism नहीं आया. उम्मीद करती हूँ कि कभी वो आए. They should make that also part of the basic structure, because उसके बिना क्या हो रहा है? You look at many of the judgments. If you look at the India and Tamil side, secularism term has been used in the courts tens of thousands of times. इसका प्रयोग हो अलग-अलग meaning के साथ उसका भी बात कर सकते हैं. Most common being religious neutrality. No discrimination on religious ground is most frequently used. And other चीजें हैं, examination.
निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता वगैरह। कभी कभार टॉलरेंस भी आती है, सेक्युलराइजेशन, सेक्युलरिज्म का, बट इस शब्द का अक्सर प्रयोग किया जाता है। But look at some of the judgments that have come in recent times. वो आपको याद होगा वो केस थी जाव बैन का, ऐशर शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। वहाँ पे जब हिजाब बैन हुआ, no agreement between the judges because the basic difference is what does secularism mean. Pluralism शब्द ही नहीं मानते ना। Secularism is seen as the basic structure. So one judge rules that making any discrimination on grounds of religious symbols will violate the principle of secularism. And the other justice says that secularism is about tolerance and living and other to live in accordance with the law. So begin to think of it, but very often थोड़े समय के बाद बॉम्बे में ये केस होता है, they ban wearing of caps and badges and hijab, and the Supreme Court bench, which is one of the previous court, he said that the CJI was part of that bench. They asked this question कि क्या आप सिंदूर और बिंदी को भी बैन करेंगे? Their thinking was also the same. कि the state would have said हाँ हम बैन कर देंगे, perfectly in harmony with secularism. पर उनका ये मानना था कि अगर आप उसको नहीं बैन करें, इसको कर रहे हैं, तब there is discrimination on religious grounds. पर अगर दोनों को कर दें बैन, जैसे कि फ्रांस में किया जाता है, अक्सर कहा जाता है कि वो ऐसे करते हैं, then it's all right. Point I want to make is that secularism, if understood as just non-discrimination on grounds of religion, pushes in the direction of identical treatment. उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, identical treatment सेम कर सकते हैं आपको कि सभी को religious सिंबल पहनना है, सब किसी को भी नहीं पहनना है, हर एक को एक जैसा ही पहनना है, this is all sameness. जब pluralism आती है सामने, then we begin to think in terms of how do we treat people belonging to different communities as equal. तो ये बहुत जरूरी है, और ये पहलू जो था, this perspective, because political theory को कहते हैं कहते होंगे आपको कि normative political theory, शायद इसका जिक्र बार-बार हो, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, मगर मैं एक चीज़ समझी, वो ये कि normative political theory descriptive नहीं है, ये नहीं कहता कि हम secular भी हैं, plural भी हैं, फिर आप ये secular था, ये plural था, ये descriptive statement नहीं है, it's about a vision of saying these are two values which we want to put together. How do we do that and bring them together? This is the essential challenge. What has been the journey of India? But I want you to think that this was a grand vision, and we should think of difference, not in terms of merely thinking about क्या यहाँ पे कोई ऐसा शब्द चुना जाए, कोई ऐसी धारणा ऐसी हो जो इसका विशेष है, विशेष भी है, और ये बहुत विशेष है, और हमारे समय के लिए तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, और आपके लिए और हमारे लिए यही है आगे सोचना, यूट्यूब और रिसर्च आप सोच करेंगे कि किस तरह से उनका बैलेंस ऑफ हार्मनी हो गई दो वैल्यूज के बीच में, बिकॉज ideally that you can carry to the legal domain, the political domain, and all that, because the important thing is people need value to do, you have to learn to balance different values. और ये दो equally important values हैं, उसको किस तरह से हम इकट्ठा किया जाए, कुछ ऐसे I think there have been some very interesting experiments, successfully हुआ है, ये चैलेंज रहा because of which we are there. When we are thinking about what is Indian, what is original, what is different, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि think about difference differently.